Good morning to all my students of class 10th. Now today in this video we will discuss the chapter 3. Chapter number 3, which is a pair of simultaneous linear equation. इसमें क्या होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के 3 पार्ट थे। पार्ट 1 पूरा हो चुका है। पार्ट 1 जिसमें हमने 4 मेथड डिस्कस किए, और वो 4 मेथड हमने डिस्कस किए थे किसी इक्वेशन को सोल्व करने के रिगार्डिंग। ठीक है, 4 मेथड्स पूरे हो चुके हैं, एक पार्ट पूरा हो चुका है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम भी दी जाएगी। उस वर्ड प्रॉब्लम को आप 2 वेरिएबल एक्स वाई लेकर के ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। वो पार्ट आपको बाद में कराऊंगा, पार्ट 2 रिगार्डिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम। अभी हम कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या था, यहां पे आपको इक्वेशन दी जाएंगी पार्ट 3 में, और आपसे बोला जाएगा कि भाई आप इसको सोल्व मत कीजिए, सोल्व किए भी नहीं बताइए कि इस सिस्टम का आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। यदि आएगा तो वो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, जरा ये बताओ। तो पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें मेरे पास में एक कंडीशन है। कंडीशन regarding to the solvability of equation। ठीक है, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा जरा सुनिए। वो आपसे कहेंगे भी इक्वेशन है x + 2y - 5 = 0 एंड 2x + 3y + 10 = 0। ऐसे आपको एक पेयर दे दिया जाएगा। फिर आपसे कहेंगे चेक करके बताइए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर नहीं करता है। इसका आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। यदि आएगा तो फिर वो यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, हमारे यहां पे सिस्टम के जो आंसर होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। या तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मींस इतने सॉल्यूशन जिनको आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक आएगा नो सॉल्यूशन। जब आंसर मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, भले ही वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट हो, तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। जब आंसर नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। यह आपको मैं बताऊंगा कि आंसर कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके प्रोसीजर है, समझते हैं। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी जाएगी दोनों की दोनों, उनकी आप कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से। जो फर्स्ट है उसकी आप कंपेयर कराइए a1x + b1y + c1 = 0 से। और मेन पर्पज है यहाँ पे a1 b1 c1 को निकालना। क्यों निकाल रहे हैं आप अभी समझ जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहां से a1, अब देखो a1 यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y b1 है, यहाँ पे 2 है, तो b1 की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 है, यहाँ पे -5 है, तो c1 आ गया -5। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन की आप कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। जब इसके कंपेयर आप इससे करा देंगे तो यहां पे
कोफिशिएंट ऑफ x a2 है, इधर 2 है, सो a2 विल बी 2। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y b2 है, इधर 3 है, सो वैल्यू ऑफ b2 विल बी 3। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c2 है, इधर 10 है, सो c2 विल बी 10। सो इन दिस वे a2 is 2, b2 is 3 and c2 is 10। क्लियर? सो इस तरह से मेरे पास में 6 वैल्यूज आ गई हैं। 3 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन a1 b1 c1, 3 फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन a2 b2 c2। तो जब आप इन वैल्यूज को निकाल लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, जरा सुन लीजिए। इतना करने के बाद फिर आप निकालेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू, c1 अपॉन c2 की वैल्यू। इन सबको आप निकालेंगे। a1 अपॉन a2 आएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 आएगा 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 आएगा -5 अपॉन 10। यहां तक आप सब आ जाएंगे। अब सुनिए, इसके बाद जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे तो यहां पे 3 सिचुएशन जनरेट हो सकती हैं। आपको उन तीनों में से कोई एक मिलेगी। वो 3 सिचुएशन क्या है, जरा सुनिए ध्यान से। फर्स्ट सिचुएशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर है या नहीं है। पहला केस बन रहा है जब बराबर नहीं है, दूसरा केस बनाएंगे जब वो बराबर हो जाएंगे। तो जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो तब हमारा आंसर यूनिक होता है। ठीक है, यानी कि जो मैं इक्वेशन लेके चला हूं इसका आंसर यूनिक आएगा, क्योंकि इसका a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 3 है, वो दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है। सो इसको सोल्व करके आप देख सकते हो बाय यूजिंग एनी वन मेथड आउट ऑफ 4 मेथड, मे बी ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस सिस्टम का यूनिक आंसर आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं वो उसमें आपको मना करते हैं। वो कहते हैं कि इसको सोल्व मत कीजिए विदाउट सॉल्विंग। इसको सोल्व किए बिना ही बताना है कि इसका आंसर यूनिक होगा या नहीं होगा। भाई किसी आदमी को मान लीजिए बुखार चढ़ा है, अब ये जानना है कि इसको बुखार किस तरह का है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है। तो बेसिकली टेस्ट करना पड़ेगा ना। टेस्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड सैंपल, तो तब जाकर आपको पता लगेगा कि भाई इसको किस तरह का फीवर है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है, जब तक हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे, उसका टेस्ट नहीं कराएंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि भाई इसका आंसर यूनिक है नहीं है। तो टेस्ट करने का प्रोसीजर ये इस तरह का है कि आपको जो 2 इक्वेशन दी जाएंगी उनकी आप अलग अलग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, सेकंड की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का पर्पस यही है कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल जाएगा a1 b1 c1, सेकंड से मिल जाएगा आपको a2 b2 c2। उसके बाद फटाफट निकालिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इनको निकालिए अलग अलग और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अपने आप में इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, ये 1 अपॉन 2 है, उधर 2 अपॉन 3 है, इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज। 3 बातें याद रखनी है आपको। अब वो 3 बातें कौन कौन सी? दिस इंप्लाइज सिस्टम का मतलब है इस पेयर से, पेयर को बोलते हैं हम सिस्टम। दिस इंप्लाइज सिस्टम इज
कंसिस्टेंट। मैंने बताया था आपको अभी दो वर्ड थे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड को हम तब यूज करेंगे जब आंसर मेरे पास यूनिक आएगा या फिर आएगा इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंसी को हम तब यूज करते हैं जब आंसर आता है नो। ठीक है, तो सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट, पहली बात जो आपको लिखनी पड़ती है। दूसरी बात, ये जो यूनिक आंसर आ रहा है ये पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि इस सिचुएशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यदि इस पेयर को आप, इन इक्वेशन को आप ग्राफ पे ड्रॉ करके देखें तो लाइन ऐसे बिहेव करेगी, मींस वो एक दूसरे को कट करती हैं। दिस इंप्लाइज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और तीसरी बात यह है, वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रखनी है आपको ये तीन बातें। कौन कौन सी? कि भाई यदि a1/a2 और b1/b2 अपने आप में इक्वल नहीं आता है तो वहां पे फिर ये तीनों बातें फॉलो हो रही हैं। पहली बात क्या है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि वो दोनों लाइन ग्राफ के ऊपर एक दूसरे को कट कर रही हैं, मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और थर्ड क्या है कि आंसर यूनिक आएगा, मींस वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, उसके बाद में और उससे पहले कहीं पर भी वो कट नहीं करेंगी। इट मींस वो यूनिक पॉइंट है जहां पे वो कट कर रही हैं। ध्यान देंगे तीन बातें। ठीक है, मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, तो जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपने पहली बात समझ ली। तो जरा आइए अब दूसरी बात पर। दूसरी बात क्या हो सकती है? मैंने बताया था ना आपको, वी हैव थ्री सिचुएशन। फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड में क्या होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाए, मीन्स इफ a1/a2 is equals to b1/b2। अब देखो, जब ये दोनों अपने आप में इक्वल नहीं थे तो हम यहीं पे रुक गए थे। हमने c1/c2 का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया, उसको हमने यहाँ पे फॉलो ही नहीं किया। लेकिन जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब हम c1/c2 को लेकर के आएंगे, उसको हम चेक करेंगे। कब चेक करेंगे? जब वो बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। जब इक्वल नहीं थे तो हमने c1/c2 वहां पे मेंशन किया ही नहीं, उसका कोई इंपोर्टेंस था ही नहीं। c1/c2 का इंपोर्टेंस केवल तब आता है जब ये दोनों अपने आप में इक्वल हो जाए। मान लीजिए इसकी वैल्यू आई है 3/5, तो इसकी वैल्यू भी आ जाए 3/5, तो तब चेक करेंगे c1/c2 की वैल्यू क्या है। अब डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे। अब सुनो, ये दोनों अपने आप में इक्वल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि c1/c2 की वैल्यू भी वही हो जो इन दोनों की वैल्यू है। हो सकता है वही वैल्यू c1/c2 की भी हो, तीनों बराबर हो जाए। और हो सकता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल न हो पाए। 4/5, 4/5, 7/5, 3/5, 3/5, 3/5। सुनना है कुछ? तो ये दोनों केस जनरेट हुए हैं, तब जनरेट हुए हैं जब a1/a2 is equals to b1/b2. Then we talk about the value of c1/c2. It may be equal and it may be not equal. क्लियर? वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या सिचुएशन बनेगी, डिपेंड करता है बाद में। सिचुएशन यदि ऐसी हो गई कि तीनों ही बराबर हो गए हैं
तो हम कहेंगे कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती जा रही है, इस तरह से कि जहां से एक चली जाए वहीं से चली जाए दूसरी। ठीक है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, और जब ओवरलैप करेगी इस तरह से तो एक दूसरे को कट करेंगी वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। क्लियर? ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करे, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई चले, जहां से एक जा रही है वहीं से जाए दूसरी, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो लिखते हैं तीन बातें, कौन कौन सी? आंसर तो आ रहा है, कितने आ रहे हैं? आंसर आ रहे हैं इनफाइनाइट, क्योंकि कटिंग होगा दोनों लाइन का एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो हम लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। Lines are coincident. And third is we have infinitely many solutions. We have infinitely many solutions. क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लास्ट केस, जो कि थर्ड केस है मेरे पास में। थर्ड केस क्या है? जब अब A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गए हैं, लेकिन वो C1/C2 के बराबर ना हो, तो इस केस में क्या होगा? जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल मूव करती हैं। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चली गई, इट मींस वो आपस में कट नहीं करेंगी। जब कट नहीं करेंगे कोई भी आंसर नहीं आएगा, मींस नो सॉल्यूशन कंडीशन यहां पे जनरेट हो गई। तो जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिस्टम बन जाएगा ऑटोमेटिकली इनकंसिस्टेंट, लाइंस हो गई पैरेलल, आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। तो लिखते हैं तीन बातें फटाफट। पहली बात यहां पे लिखी जाएगी कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। दूसरी बात लिखी जाएगी लाइंस आर पैरेलल। और थर्ड लिखा जाएगा वी हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये वो कंडीशन है जिसको अप्लाई करके आप ये बता सकते हैं पहले ही कि लाइन कैसे बिहेव करेंगी, जो आपको दी गई हैं, जो इक्वेशन दी गई है वो कैसे बिहेव करेंगी, ये आप बता सकते हैं। तो दोबारा फिर सुन लीजिए सारा प्रोसीजर ये है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस तरह से। वो कहेंगे विदाउट सॉल्विंग इट चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, चेक वेदर इट कंटेन यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, चेक लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ऐसे वो आपसे कहेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें कंडीशन बेस्ड टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? हमें जो दो इक्वेशन दी जाएंगी, सबसे पहले तो आप उसका राइट हैंड साइड पार्ट 0 कर लेंगे। इट मीन्स सारी की सारी वैल्यूज आप ट्रांसफर कर लेंगे राइट से लेफ्ट में। उसके बाद में आप उन दोनों लाइन की कंपेयर कराएंगे
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0 से। मेन पर्पज है फर्स्ट लाइन से a1 b1 c1, सेकेंड लाइन से a2 b2 c2 को निकालना। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पज है। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट लाइन से a1 b1 c1 हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि a1 b1 c1 बेसिकली कोफिशिएंट है। a1 कोफिशिएंट है x का, b1 कोफिशिएंट है y का, और c1 कांस्टेंट टर्म है। जो सेकंड इक्वेशन है वहां से हमें a2 b2 c2 मिलेगा। a2 जो कोफिशिएंट ऑफ x है सेकंड इक्वेशन में, b2 जो कोफिशिएंट ऑफ y है सेकंड इक्वेशन में, एंड c2 जो अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो जब आपको a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से, a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन से मिल जाए, उसके बाद निकालते हैं हम तीन रेशो की वैल्यू। वो तीन रेशो कौन कौन से हैं सुन लीजिए ध्यान से। a1 अपॉन a2, देन b1 अपॉन b2, देन c1 अपॉन c2। इन तीन रेशो की वैल्यू को हम निकालते हैं। इन तीन रेशो की वैल्यू को निकालने के बाद हम फिर चेक करेंगे कि भाई ये तीन रेशियो कैसे कैसे आपस में बिहेवियर शो कर रहे हैं। यहां पे तीन सिचुएशन जनरेट हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक। और कौन कौन सी हैं? हो सकता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल ना हो। a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल न आए। तो जब वो इक्वल नहीं आएंगे हम बोलेंगे कि भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस केस में आंसर आता है यूनिक। आंसर यूनिक आए, इनफाइनाइट आए, सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट ही होता है। क्योंकि कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है जब सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन फिर चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, इट डजंट मैटर, आंसर यदि मिल रहा है तो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। ठीक है। इसके बाद में जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अपने आप में इक्वल नहीं हुए हैं तो हमें यहाँ पे तीन बातें हमेशा याद रखनी है। सिस्टम बनेगा कंसिस्टेंट, लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी यूनिक पॉइंट पे तभी तो मिलता है हमें यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में लाइन आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। आप चाहे उसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। और थर्ड जो यहाँ पे है वो है वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो कुल मिला करके इस तरह से तीन बातें आप अपने दिमाग में रखें। सेकंड केस है कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अपने आप में इक्वल हो गए तो अब हम बात करेंगे c1 अपॉन c2 के बारे में भी। हो सकता है कि c1 अपॉन c2 इनके इक्वल आ जाए, हो सकता है कि इनके इक्वल न भी आए। सो इफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 यदि ये अपने आप में सारे ही इक्वल आ गए तो सिस्टम बनेगा कंसिस्टेंट। क्योंकि इस केस में लाइन का जो बिहेवियर होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए सेम ट्रैक होगा। ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई चलती हैं। कि जहां से जाएगी फर्स्ट लाइन उसके ऊपर से जाएगी फिर सेकेंड लाइन। सेकेंड इज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, जो लाइन है वो जाएंगे अपने आप में कोइंसिडेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट, लाइन कोइंसिडेंट, एंड आंसर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? सो थर्ड केस में क्या होता है कि जब a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल हो गए लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू उनके बराबर ना आ पाए। मान लीजिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 4 अपॉन 5 है, बट c1 अपॉन c2 वो 7 अपॉन 5 है, तो इक्वल तो नहीं हुआ। तो इसको आप जब ग्राफ पे करके देखोगे, चाहे आप करके देख लेना, लाइन ऐसी लाइन जिसमें ये थर्ड केस अप्लाई होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2,
वो लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। सिस्टम बनेगा इनकंसिस्टेंट। क्यों बनेगा? क्योंकि आंसर नहीं मिलता इस केस में। तो लिखना पड़ेगा लाइन्स आर पैरेलल लाइन एंड वी हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर? सो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई करके ये अनाउंस कर सकते हैं कि किसके रिगार्डिंग आंसर आएगा और किसके रिगार्डिंग आंसर नहीं आएगा। यदि आंसर आएगा तो वो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, आप इतना भी बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो आज आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ओपन करना पॉइंट 1 पॉइंट 2 और वहां पे क्वेश्चन करके देखेंगे आप। ठीक है, आज आपका वो होमवर्क है। तो क्या आपको मैंने कंडीशन आज समझा दी है। कंडीशन अपने आप में इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो 2 इक्वेशन दी जाएंगी उनका आप राइट पार्ट 0 करेंगे। राइट पार्ट 0 करने के बाद उनकी आप कंपेयर करेंगे 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से यहां से निकालेंगे आप a1 b1 c1 की वैल्यू। जो सेकंड इक्वेशन है उसके आप कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ में और निकालेंगे a2 b2 देन c2। फिर निकालेंगे आप 3 रेशियो। कौन कौन से? a1 अपॉन a2 को, देन b1 अपॉन b2 को, देन c1 अपॉन c2 को। इन तीनों को निकालने के बाद आप चेक करेंगे कि कौन सा केस, कौन सी सिचुएशन वहां पे जनरेट हो रही है। ठीक है, मिल रही है। हो सकता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अपने आप में इक्वल नहीं है तो लाइन ऐसे जाएंगी और आपको ये 3 बातें याद रखनी है। हो सकता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो जाए, साथ में जब बराबर हो जाएंगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो तब हम डिस्कस करेंगे फिर c1 अपॉन c2 को भी। हो सकता है कि वो इनके बराबर हो जाए, हो सकता है कि बराबर ना भी हो। तो जब ये इनके इक्वल आ जाएगा, सिस्टम बनेगा कंसिस्टेंट, लाइन्स हो जाएंगे कोइंसिडेंट, कुछ इस तरह से, और आंसर आ जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन थर्ड सिचुएशन लाइक दिस कि whenever a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, then lines are parallel. System is inconsistent. Why? Because in this situation we doesn't have any solution. Clear? So lines are parallel line and we have no solution. System is totally inconsistent. So remember it always. Clear? मैंने आपको प्रोसीजर और कंडीशन सब समझा दी हैं। इसके बेस्ड पे आप आज काम करेंगे। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है एनसीईआरटी में या फिर साइड बुक में, आरडी शर्मा में या फिर आरएस अग्रवाल में, तो फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है विदाउट एनी फियर। क्लियर? अपनी डाउट क्लियर करें उसको आप, और जितना काम दे रहे हैं उनको आप अपने फेयर नोटबुक में करते चलें डे बाय डे। अपने वर्क को पेंडिंग ना छोड़ें। क्लियर? बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर इस कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में।